हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं अगस्त मंथ के। और लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को ख़त्म किया था। एंड इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस लेक्चर में हम साइंस एंड टेक के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड एज आई ऑलवेज से, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट forget to like, share, subscribe to our channel, and also recommend this video to your friends and share it on your social media platform so that everyone can know what we are delivering. So चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Our first article is about InSight mission. तो ये InSight mission क्या है, नाम से देखते हैं। InSight का मतलब क्या होता है, किसी के अंदरूनी चीज़ के बारे में पता लगाना, है ना, कुछ अंदर की बात को पता लगाना, उसको हम बोलते हैं इनसाइट। बहुत ही सरल भाषा में बोलूँ तो, है ना। तो कि पहली बात तो प्रोग्राम किसका है, ये प्रोग्राम है नासा का, ठीक है। किसका प्रोग्राम है, नासा का, जो कि स्पेस एजेंसी है यूएस की, ठीक है। इनसाइट मिशन है, मतलब इनसाइड हमको अंदर की बात पता लगानी है, अंदर की चीज़ पता लगानी है। किसके बारे में, ये किसके बारे में हम पता लगाएंगे, मार्स के बारे में, ठीक है। तो मार्स पे ये मिशन लॉन्च हुआ है ना। नासा का जो डिस्कवरी प्रोग्राम है, नाम से ही पता चल रहा है, इनसाइट है मतलब हमको कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन की डिस्कवरी करनी है। तो नासा का जो डिस्कवरी प्रोग्राम है उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। ये पहला ऐसा मिशन है नासा का, या फिर वर्ल्ड वाइड ऐसा मिशन है जो मार्स पे जाके उसके जो मार्स की जो सरफेस है, जैसे मान लो ये इनका रोवर है, तो इसके अंडर की जो मार्स की जो सरफेस है, अंदर जो मेंटल होता है, जैसे अर्थ का भी होता है ना, अर्थ के अंदर भी होता है मेंटल होता है, फिर कोर होता है ना। तो वैसे ही मार्स के अंदर भी ऐसा है। तो मार्स के जो सरफेस के बीनीथ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पता लगाने के लिए ये मिशन है। क्या नाम है उसका, इनसाइट मिशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो मार्स का मेंटल है, जैसे ये मार्स का मेंटल है ना, आप इस वीडियो में देख रहे होगे। तो इसका ये पता लगाएगा कि भाई कितनी थिकनेस है यहाँ पे, है ना, क्या जियोलॉजी है, क्या मिनरल्स मिलते हैं, इस टाइप की चीज़ें ये पता लगाएगा, है ना। तो अभी इस मिशन ने ऑलरेडी ये पता लगा लिया कि जो मेंटल है मार्स का, दैट इज़ अराउंड 400 to 600 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो कि ट्वाइस एज थिक है जो अर्थ का है ना। ऐसा क्यों है, ऐसा वाई मार्स का जो मेंटल है वो ट्वाइस एज थिक है, क्योंकि मार्स में ऐसा बोला जा रहा है कि जो मार्स है वहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो एक ही है, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बहुत हाई है। बट अर्थ में क्या है, अर्थ में ऐसा नहीं है। अर्थ में बहुत सारी प्लेट्स हैं, हम अपनी ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ते हैं, है ना। वी हैव मेजर प्लेट्स एंड वी हैव माइनर प्लेट्स, है ना। 7 मेजर 6 माइनर, है ना, ऐसे पढ़ते हैं हम प्लेट्स। तभी ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तभी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हम बात करते हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, है ना, क्योंकि ये प्लेट्स डिफरेंट हैं और वो आपस में टकराती रहती हैं, है ना। जैसे हमने अपने हिमालयाज़ के ओरिजिन में बात किया था कि जो यूरेशियन प्लेट है ना, वो इंडियन प्लेट से जब टकराई, है ना, तो हमारे हिमालयाज़ बने। जो माउंट एवरेस्ट वगैरह है वो सारे हिमालयाज़ ऐसे ही बने, है ना। तो वो प्लेट्स टकराती रहती हैं। बट मार्स में क्या है, मार्स में प्लेट ही एक है ना। तो उस वजह से उसकी थिकनेस जो है वो बहुत हाई है, ये रीज़न बोला जा रहा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली मार्स का जो है मैप बनाएगा, ठीक है। एक रिलीज़ भी किया था नासा ने, मैं इमेज इंक्लूड नहीं कर पाया। एक मार्स का बेसिकली लोग मैप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मार्स का मैप, मार्स क्वेक्स को स्टडी करके, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये मार्स क्वेक्स क्या है, तो कुछ नहीं है भाई, नाम से ही हर चीज़ में पता लग जाता है कि नाम में जो है ना वही है। अब आप अर्थ में रहते हो तो आपको अर्थक्वेक होता है ना। अर्थक्वेक तो पता है ना क्या होता है, व्हाट इज़ अर्थक्वेक। अर्थ में जब कोई, अर्थ की सरफेस में जब कोई सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है ना, भूकंप जिसको बोलते हो आप, है ना, उससे वो रिलीज जब जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है अर्थ की सरफेस पे आके, तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। वो अर्थ में हो रही है तो इसलिए उसको अर्थक्वेक बोल रहे हैं, वही चीज़ मार्स में होगी तो उसको मार्स क्वेक बोलेंगे, है ना। तो उसी मार्स क्वेक को स्टडी करके ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लोग इंटीरियर इन्फॉर्मेशन पता लगा रहे हैं, किसका, मार्स का, ठीक है। समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट इनसाइट मिशन। उसके बाद दूसरा मिशन नासा का ही है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसीवरेंस मिशन, ठीक है। तो परसीवरेंस मिशन में भी ऐसा ही कुछ है, ये बेसिकली मार्स पे जाएंगे, है ना, वहाँ के क्रेटर पे जाके अपना रोवर लॉन्च करेंगे, ठीक है। वहाँ पे रोवर है और इनका एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे है, दैट इज़ हेलीकॉप्टर पहली स्पेस फ्लाइट वहाँ पे एक लोग करने वाले हैं मार्स में। उस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी, है ना, इंजेन्युइटी, ठीक है। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर का नाम है, जहाँ पे वो फर्स्ट मार्स फ्लाइट करेगा और वो कर भी लिया उसने सक्सेसफुली, है ना।
ये सेंस पुरानी न्यूज़ है, तो मतलब पुरानी अगस्त मंथ की है, तो अभी एट प्रेजेंट क्या है उसने कर लिया ये, ठीक है। तो ये परसिवरेंस मिशन बेसिकली क्या करेगा, ये वहाँ के जो जर्जो क्रेटर है मार्स का, वहाँ पे जाएगा और वहाँ जो कि बेसिकली ऐसा माना जाता है, वहाँ मार्स का जो जर्जो क्रेटर है वहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, है ना। तो वहाँ पे जाके बेसिकली क्या करेगा, माइक्रोबियल लाइफ के लिए सर्च करेगा या कोई वहाँ के बैक्टीरिया वगैरह के लिए सर्च करेगा कि वहाँ पे कुछ था क्या ऐसा पहला, है ना। इट विल लुक फॉर फॉसिल्स, अगर पहले कुछ ऐसा हुआ है ना, जैसे जैसे हमारे पृथ्वी में भी पहले डायनासोर्स थे ना, उनका फिर एक्सटेंशन हो गया, हो सकता है मार्स में भी कुछ ऐसा हुआ हो पहले, है ना। तो उसको ये पता लगाएगा, वहाँ पे ये फॉसिल्स वगैरह को स्टडी करेगा, है ना। उसके साथ साथ वहाँ पे ये क्या ऑक्सीजन को भी मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। इसके वहाँ बेसिकली इस रोवर में, इनका जो रोवर है उसमें एक सेटअप है ना, मॉक्सी करके, जहाँ जिस मॉक्सी का यूज़ करके ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चर करेंगे यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मार्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लोग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करेंगे। अब इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि यार देखो, इसके दो फ़ायदे हो सकते हैं। ऑक्सीजन हम क्यों कर रहे हैं, हमको क्या करना है ऑक्सीजन करके। एक तो एक तो ये माना जा रहा है कि जो रॉकेट वापस आएगा वहाँ से, है ना, मार्स पे रॉकेट तो चला गया, ये लैग क्यों कर रहा है, जो रॉकेट है उसके लिए फ्यूल प्रोवाइड करेगा ये ऑक्सीजन, ठीक है। वापस उसको आना है, तो भाई इतना सारा ऑक्सीजन हम लेके अगर मार्स में जाएंगे तो हमारा वेट बहुत बढ़ेगा, हमारा पेलोड बहुत बढ़ेगा रॉकेट का, है ना। तो उसको कम करने के लिए बेसिकली ये स्ट्रैटेजी यूज़ हो सकती है कि भाई वहाँ पे जाओ, ऑक्सीजन वहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, जब तक आपका मिशन वहाँ चल रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन आप मैन्युफैक्चर करते रहो और वही एज अ फ्यूल लेके आप यहाँ आ जाओ, है ना। तो हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स और ज़्यादा सैटेलाइट सेटअप वहाँ पे मार्स में जाके ले जा सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ फ्यूल, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई ऑक्सीजन की डिमांड जो ह्यूमंस की है उसको भी अब माना जा रहा है, ह्यूमंस की ऑक्सीजन डिमांड को भी ये पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये था परसिवरेंस मिशन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रैनसमवेयर ईविल, या फिर आर ई ईविल भी बोलते हैं, आर ईविल भी इसको बोलते हैं, या फिर सो क्या नाम है इसका, सोदिनो किबी, ये जो नाम है ये भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, सोदिनो किबी, सोदिनो किबी, ठीक है। तो आर ईविल क्या है, आर ईविल के नाम से ही आएगा, वैसे आर ईविल ज़्यादा अच्छा नाम है, ठीक है। आर ईविल क्या है, आर इज़ फॉर रैनसमवेयर, ईविल इज़ फॉर, मतलब ईविल कौन होता है, व्हाट इज़ ईविल, ईविल मतलब जो बहुत गंदा होता है उसको ही बोलते हैं ना ईविल। ईविल चीज़ एक होती है ईविल, एक होती गुड चीज़, है ना। तो ईविल होती है जो कि गंदी चीज़ है, तो अब हमको ये पता चल गया ये कुछ गंदी चीज़ है जिससे रिलेटेड, दिस अ बैड थिंग, है ना। और आर से मतलब क्या है, आर से इज़ रैनसमवेयर, है ना। रैनसम क्या होता है, फिरौती, है ना। रैनसमवेयर मतलब, रैनसम मतलब फिरौती होती है। तो जैसे मान लो आपने पिक्चरों में देखा होगा, है ना, किसी को किडनैप कर लेते हैं ना, फिर उनके माँ बाप से क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं कि भाई आप हमको फिरौती दो तब हम इसको रिलीज़ करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ रैनसम, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में किसी को किडनैप नहीं किया जा रहा है, इसमें जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को लिया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर की, या फिर आपके कुछ भी हो सकता है, पर्सनल फ़ोटोज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप पब्लिक में नहीं रिवील करना चाहते हो, वो आपका ले लेंगे ये लोग रैनसमवेयर, ठीक है। जो ये लोग ऑपरेशन चलाते हैं रैनसमवेयर एज अ सर्विस करके, जो ये ऑपरेशन क्रिमिनल ग्रुप होता है जो ये चलाता है, वही आपका ले लेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई तुम रैनसम नहीं दोगे हमको जितना हम मांग रहे हैं, तो हम ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है रैनसमवेयर ईविल का, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो आर ईविल है ये क्या है, ये एक रैनसमवेयर है। इसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके आपसे फिरौती मांगते हैं, ताकि और ये बोलते हैं कि अगर आप फिरौती नहीं दोगे तो हम ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो द क्रिमिनल ग्रुप प्रोवाइड्स अडेप्टेबल इनक्रिप्टर्स एंड डिक्रिप्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज फॉर नेगोशिएशन कम्युनिकेशंस एंड अ लीक साइट फॉर पब्लिशिंग स्टोलन डेटा, है ना। जो डेटा वो चोरी करते हैं उसको पब्लिश कर देंगे व्हेन विक्टिम्स डोंट पे रैंसम, ठीक है। तो ये बेसिकली इज ऑल अबाउट रैंसम ईविल, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट स्टेलर मिड लाइफ क्राइसिस, ठीक है। तो नाम से देखते हैं स्टेलर क्या है, स्टेलर मतलब कोई स्पेस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, है ना। स्टेलर मतलब स्टेलर ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं, स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना। मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस, तो सेपरेट समझते हैं और फिर हम इसको जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। तो मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस, तो मान लो किसी पर्सन की लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस कब आता है, मान लो आप आपके स्पाउस हैं, है ना। आपके स्पाउस हैं और आपकी शादी हो चुकी है, लेट्स से आपको 25 साल हो गए हैं ना। अभी आप दोनों एक ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हो, ट्रेड ऑफ तो नहीं मतलब आप आपके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी हैं, आप एक साथ रह नहीं पा रहे हो, है ना। और फिर आप ये सोच रहे हो कि यार ये मैं कैसे शादी, मतलब ये जो मैरिज है इसको मैं कैसे आगे कंटिन्यू करूँ, है ना। तो ये एक टाइप का मिड लाइफ क्राइसिस हो सकता है आपकी लाइफ में।
मतलब आप एज अ पर्सन आपकी लाइफ में क्या क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ मिड लाइफ क्राइसिस। मतलब हो सकता है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो लेट्स से 80 ईयर्स की, है ना, 80 ईयर्स की आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और अब आप 40 साल में ये क्राइसिस फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप मिड लाइफ जो क्राइसिस फेस करते हो दैट इज़ कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, कोई भी टाइप का क्राइसिस हो सकता है ना। ये 40 साल में आप ऐसा कोई क्राइसिस फेस करते हो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ना, आप टेंशन में रहने लगते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस इन जनरल, है ना, सोशल टाइप से। अब दूसरा क्या है, स्टेलर। स्टेलर मतलब स्पेस से कुछ रिलेटेड है, मतलब स्पेस में कोई मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, उससे कुछ रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है ये स्टेलर मिड लाइफ क्राइसिस, जो सन है हमारा उसकी लाइफ में अब क्राइसिस आ रहा है, ठीक है। तो सन की जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारे सन की लाइफ है, उसकी लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस आ रहा है। क्या मतलब है, तो जो सन की लाइफ है दैट इज़ इन बिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। तो अभी सन को बेसिकली 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं ना, एंड इट इज़, और ये बोला जा रहा है कि जो सन की लाइफ है दैट इज़ इसका जस्ट टॉइस, ठीक है। तो इट वुड बी अराउंड 9.2 बिलियन ईयर्स तक ये रहेगा। तो उसका अभी क्या मिड लाइफ आ गया है ना। अब ये एक क्राइसिस फेस कर रहा है। अब ये काहे का क्राइसिस है, हमारे में तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई हमारी कोई सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। अब सन की कौन सी लाइफ में क्राइसिस आ रही है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे क्या होता है कि जो सन होता है ना, अब सन में आपने देखा होगा, ये देखो सन है, इसमें ये ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं, ये नॉर्मल है सन, ठीक है। अब अभी क्या हो गया, अभी ये देखो सारे ब्लैक स्पॉट्स चले गए इसके, ठीक है। ये एक क्राइसिस टाइप का ही है सन के लिए, ठीक है। ये जो उसका नॉर्मल स्टेट जो होता है सन का, उससे चेंज्ड स्टेट में आ गया है, जो कि मिड लाइफ की वजह से है, जो कि अभी ये सिंस इट इज़ वो अपने 4.6 बिलियन ईयर्स पे आ गया, तो उसकी वजह से है। अब ये क्यों हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसे ये सन है अपना, है ना, अब सन क्या करता है, सन आपको पता है सन क्या करता है, सन करता है रिलीज सोलर विंड्स, ठीक है। तो सन ये है, अब सन के जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, व्हाट आर दी सोलर विंड्स, दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो सन सिक्रीट करता है ना। उससे गरम गरम जो हवाएं होती हैं, सोलर विंड्स होती हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, है ना, समझ में आ रहा है। उस जो आपने वो देखा होगा ना, अरोरा बोरियालिस, जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं वो किस वजह से आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं। जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं वो किस वजह से आती हैं, जब ये सोलर विंड्स हमारे आइनोस्फेयर में जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करती हैं, तो वो एक एक कलर देती हैं दैट इज़ ग्रीनिश कलर, ठीक है। दैट दीज आर कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स। तो वो इसी वजह से आता है, जिसको हम ऑरोरिया बोरियालिस बोलते हैं, ठीक है। अरोरा ऑरेरा बोरियालिस देख लेना नाम, ठीक है। तो अब ये जो विंड्स आ रही हैं इनकी सोलर विंड्स, इससे क्या हो रहा है, जब ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स, अब 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए इसको, है ना, सन को। तो ये 4.6 बिलियन ईयर से ये सोलर रेडिएशन, मतलब सोलर विंड्स को एमिट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, अब सन तो रोटेट भी करता है ना अपनी एक्सिस पे, तो उससे क्या हो रहा है, ये सोलर विंड्स जो हैं जैसे जैसे जाती जाती हैं, तो ये इसका पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेके चली जाती हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है, उससे जो सन का एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे मानो कि एंगुलर मोमेंटम, फिजिक्स में हम नहीं जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम का अगर मैं आपको दूं, तो जैसे ये सन है ना, इसका ये रेडियस है और ये कोई पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये जो रेडियस इनटू इसका रोटेशन स्पीड होता है, हाँ, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होता है कि सन से बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड लेती चली जाती हैं। आप ऐसे मानो कि सन जो है वो एक, बस समझने के लिए मानना, ऐसे लिटरली मत लेना कि ऐसे जो सन है, सन से ये जो सोलर विंड्स हैं ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लेती जाती हैं, तो उससे क्या होता है, सन श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो रहा है मतलब कि इसका जो छोटा हो रहा है, कुल मिला के आप ये मान सकते हो कि ये जो सन है पहले बड़ा था, अब ये छोटा हो रहा है, ठीक है। छोटा हो गया तो इसका रेडियस कम हो गया। रेडियस कम होने से क्या हुआ, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज होने से क्या हुआ, इसका जो वेलोसिटी है, जो जिस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है, इसका जो रोटेशन स्पीड है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आपको याद ये रखना है कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें बस जो एंगुलर मोमेंट मतलब जो रोटेशनल स्पीड है सन का, है ना, वो इफेक्ट हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बाकी सब चीज़ें भी इफेक्ट हो रही हैं। तो ये जो सन स्पॉट्स आते हैं, जो सन स्पॉट सन में आते हैं, ये क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जो ये ब्लैक स्पॉट्स होते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, तो टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, जिस वजह से ये ब्लैक हमको दिखते हैं, ठीक है। उस वजह से ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम है इस चीज़ में, है ना।
तो इसी को ही ये मिड लाइफ क्राइसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं, इसका कुछ पर्टिकुलर नाम भी हैं जो हमको याद रखना है। इससे क्या होता है, एक्टिविटी जो है सन की वो रिड्यूस हो जा रही है ना, रोटेशन रेट इफेक्ट हो रहा है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको। मिड एज जो है सन की 4.6 बिलियन ईयर्स है, और ये एज हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, इसके बहुत तरीके हैं। जैसे मान लो सन से कोई मीटोराइट गिर गया अर्थ में, है ना, तो उसको हमने एनालाइज किया, उसकी रेडियो डेटिंग करी, कार्बन डेटिंग करी, रेडियो डेटिंग करी बेसिकली, उससे हमको पता चल गया कि ये कितना साल पुराना है ना। वन ऑफ द मेथड्स इज कॉल्ड गायरोक्रोनोलॉजी। गायरोक्रोनोलॉजी जिससे हम बेसिकली ये एज डिटरमाइन करते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि रोटेशन रेट जो है स्टार का दैट स्लोज डाउन विद एज, है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है सन की, उसका जो रोटेशन स्पीड है ओमेगा जिसकी हमने बात करी, दैट स्लोज डाउन एंड इट इज़ कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक ब्रेकिंग। अब ये जो वर्ड है मैग्नेटिक ब्रेकिंग, इसका क्या मतलब है, जो मैंने अभी आपको समझाया ना, मैग्नेटिक ब्रेकिंग जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो सोलर विंड्स हैं वो अपने साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड लेके जाती हैं, जिसकी वजह से इसका रोटेशन स्पीड और एंगुलर मोमेंटम कम हो जाता है ना। ये मैंने बताया ना आपको, एंगुलर मोमेंटम कम हो जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। मैग्नेटिक ब्रेकिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका जो मोमेंटम है, मतलब जो रोटेशन का स्पीड है वो डिक्रीज हो गया, इसीलिए हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कम हो गया इसका, है ना। ब्रेक लग गया, इस पर ब्रेक लग रहा है, जब कभी गाड़ी में ब्रेक लगता है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है ना, ऐसे ही सन में ब्रेक लग रहा है, मैग्नेटिक ब्रेक लग रहा है, जिसकी वजह से इसका रोटेशन स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग क्या होता है, लॉस ऑफ स्टार्स एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नोन एज सोलर विंड्स, जो कि हमने बात करी, एस्केप्स फ्रॉम द स्टार ओवर टाइम, है ना। तो ओवर टाइम जो ये सोलर विंड्स हैं ये सन सिक्रीट करता है, कैरिंग अवे स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्टार्स एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वजह से जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। बस आपको नॉर्मल आप याद रखो कि होता क्या है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम कम हो रहा है, इसकी रोटेशन स्पीड कम हो रही है, और उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हैम्पर हो रही हैं, ठीक है। बस इतना हमको याद रखना है, यही इसी को ही ये पूरा मिड लाइफ क्राइसिस बोला जा रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं और GSLV F10 की बात करते हैं, जो कि फेल हो गया था, है ना। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इट फेल्ड टू लॉन्च EOS-03। EOS-03 इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना। तो इट फेल्ड ड्यू टू सम इंजन फेलियर, और इसके बेसिकली फ्यूल टैंक का प्रेशर उतना बन नहीं पाया जितना चाहिए था उसको अपलिफ्ट करने के लिए, तो दैट वाज द रीज़न बोला जा रहा है कि इट फेल्ड, है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फेल क्यों हुआ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि GSLV क्या है ना। तो इट इज़ अ लॉन्च व्हीकल, है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या करता है ये बेसिकली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होते हैं वहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं उसको ये बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गई, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो गई, उनको ये ऑर्बिट में डालता है। और ये कितने हाइट पे होता है ऑर्बिट, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है दैट इज़ एट 36,100 किलोमीटर्स, सॉरी 1000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो द रॉकेट वॉज सपोज टू डिपॉजिट द सैटेलाइट इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर। अभी हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि लोग को पता नहीं रहता है, कन्फ्यूज रहते हैं, है ना। पहले हम GSLV की बात करते हैं, किसने डेवलप किया है, इसरो ने ऑब्वियसली इंडिजीनियसली डेवलप्ड है ना, टू लॉन्च हमारी कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को। ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट में डालता है, ये जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू। बट ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, दीज ऑर्बिट्स आर 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो बेसिकली ये हैवी पेलोड्स को हैंडल कर सकता है। एंड जो GSLV है वो PSLV के कंपैरिजन में, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके कंपैरिजन में इसका जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हैवियर लोड्स कैरी कर सकता है और उसको मतलब हायर ऑर्बिट्स में डाल सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स क्या होते हैं, है ना, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो जो हमारा अर्थ होता है ना, अर्थ का कुछ रोटेशन है ना, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है। और अर्थ का यहाँ पे इक्वेटर होता है ना। तो कोई अगर ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर्स पे है ना, और इट इज़ इन द सेम रोटेशनल ऑर्बिट जैसे अर्थ है। तो मतलब अर्थ को एक पूरा रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है ना, एक दिन में होता है पूरा रोटेशन। कोई ऐसी सैटेलाइट है जो इसी डायरेक्शन में रोटेट करी जिस डायरेक्शन में अर्थ है ना, और उतना ही ऑर्बिटल टाइम है उसका। मतलब ये पूरा, अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो ये सैटेलाइट है, ठीक है, मान लो ये हमारी अर्थ है ना, और यहाँ से इसके ऊपर ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये हमारी सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट मान लो स्टार्ट करती है रोटेट करना, ये अर्थ भी रोटेट कर रही है ना,
कुछ स्पीड से अर्थ भी रोटेट कर रही है और ये सैटेलाइट भी अर्थ रोटेट कर रही है। तो जितने टाइम में ये अर्थ रोटेट कर रही है ना, मतलब 24 घंटे में, उतने ही टाइम में ये सैटेलाइट भी यहाँ से चल के पूरा अपना रोटेशन कंप्लीट कर ले, ठीक है, यहाँ से चल के यहीं वापस आ जाए 24 घंटे में। दिस इज कॉल्ड अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही ऑर्बिट होता है। तो अब बात ये आती है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है ना। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ सिंपलर वर्जन ऑफ, या फिर सबसेट बोल सकते हो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का। होता वही है, बट क्या होता है इसमें, जो हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं वो इक्वेटर के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर है अर्थ की, है ना, इसके जस्ट अबव रहती है सैटेलाइट, है ना। तो अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी है। क्यों? क्योंकि ये भी उतनी ही ओमेगा से चल रही है, 36,000 किलोमीटर्स ऊपर है, ये भी उतनी ही रोटेशन स्पीड से चल रही है जितनी अर्थ रोटेट कर रही है, और अर्थ के साथ आप भी रोटेट कर रहे हो, है ना। तो आपको लगेगा कि ये जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी है, मेरे जस्ट हेड के ऊपर है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये भी मूव कर रही होती है। जबकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेशनरी हो। उसमें तो बस ऐसा है कि भाई मान लो अगर यहाँ मेरी सैटेलाइट है तो इसको पूरा अर्थ का चक्कर लगा के यहीं 24 घंटे में आना है, ठीक है। तो अगर ऐसा सेम डायरेक्शन में रोटेट करके वो आ जा रहा है तो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये आप याद रखना। और ये जो GSLV है दैट इज़ अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होता है ना। अब जो जियो इमेजिंग सैटेलाइट है उसके बारे में बात करते हैं, जो जिसको ये कैरी कर रहा था, जो फेल हो गया, है ना। तो ये बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, है ना। ये लॉन्च इसलिए हो रहा था ताकि हम जो पूरी कंट्री है हमारी, है ना, इंडिया को 4 से 5 बार हर रोज़ हम उसकी इमेजिंग कर पाएँ, है ना। तो इसलिए इसको बेसिकली ये लोग लॉन्च कर रहे थे। रियल टाइम इमेजेस ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इससे हमको मिल जाता। इसके अलावा बाकी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हैं, जो इसरो ने पहले भी लॉन्च किया, दैट इज़ रिसोर्स सैट 2, 2A, कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B, राइसैट, है ना, रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट 1 एंड 2, ओशियन सैट, सरल, SCA, TSAT, है ना, इनसैट। तो ये सब जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑलरेडी जो हैं ऑर्बिट्स में हैं अपने, जो इसरो पहले लॉन्च कर चुका है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और GPS की बात करते हैं, दैट इज़ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो क्या होता है GPS, है ना, आपने अपने फ़ोन में देखा होगा, है ना, आपको आपकी लोकेशन बता देता है गूगल मैप्स, आपका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बता देता है ना। तो GPS इज़ आपकी पोजीशन कहाँ है अर्थ के रिस्पेक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मतलब आप अर्थ में किस लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हो, दैट इज़ कॉल्ड GPS। अब ये आता कैसे है GPS, है ना, कैसे आपका GPS, मतलब कैसे हम आपकी लोकेशन बता देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि GPS में सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन होता है। तो ये जो सैटेलाइट आपको दिख रहा है ना, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है ना, अर्थ के साथ सैटेलाइट भी रोटेट कर रही है। मान लो आप यहाँ पे कहीं हो, है ना, यहाँ पे आप कहीं खड़े हो, ठीक है। तो आपके पास जो फ़ोन है ना, जो आपके पास फ़ोन है वो क्या करेगा, वो सिग्नल रिसीव करेगा, जो आपका GPS होगा यहाँ पे, है ना, वो सिग्नल रिसीव करेगा इस सैटेलाइट से, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट है वो 3 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन भेजता है इस GPS को। पहला, इस सैटेलाइट का नंबर, कौन सी नंबर की सैटेलाइट है, ये किस पोजीशन पे है स्पेस में, है ना। दूसरा, ये टाइम कब भेजा, कितने बजे भेजा, 9 बजे भेजा, 10 बजे भेजा, इस टाइप की ये इन्फॉर्मेशन भेजता है इस GPS को। फिर ये GPS क्या करता है, अपनी पोजीशन इस सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ऐसे ही ये डिस्टेंस बाकी सैटेलाइट से भी कैलकुलेट करता है, मतलब एक सैटेलाइट से मिला, दूसरी सैटेलाइट से मिला, तीसरी सैटेलाइट से मिला, उसको लेके कंपाइल करके ये अपना लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है। हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इस टाइप का मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। इससे ये बेसिकली GPS काम करता है इस टाइप से। तो GPS रिसीवर पिक्स अप दीज बिट्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन इट एंड GPS सैटेलाइट विद द सिग्नल्स फ्रॉम 3 और मोर सैटेलाइट्स। अ GPS रिसीवर ट्रायंगुलेट्स इट्स लोकेशन ऑन द ग्राउंड, है ना। तो 3 सैटेलाइट्स जब ये मान लो एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी और एक इधर है ना, तीनों ने इसको सिग्नल भेजा, है ना, कि मेरी लोकेशन यहाँ है, मेरी लोकेशन यहाँ है। तो ये तीनों का करके कंपाइल करके अपना लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम अब और भी कंट्रीज़ के जो ऐसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो अपना रीजनल है उसको हम क्या बोलते हैं, नाविक या फिर IRNSS, ठीक है। नाविक इज़ नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, है ना, और IRNSS इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना। तो ये इंडिया का अपना है। ये बेसिकली जो इंडिया की बाउंड्री है ना, उसके जो अपनी इंडिया की बाउंड्री है ना, उसके 1500 किलोमीटर तक बेसिकली ये इसके मतलब जैसे ये मान लो इंडिया की बाउंड्री है ना, इसके 1500 किलोमीटर तक ये बेसिकली अपना कवरेज प्रोवाइड करता है। तो इस पूरी रेंज में ये अपना
जीपीएस देगा, जो भी इसका पोजीशनिंग सिस्टम है वो काम करेगा, है ना। सर्विसेज दो टाइप की देता है, एक है स्टैंडर्ड्स पोजीशनिंग सर्विसेज जो सबके लिए अवेलेबल है, और दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। सिर्फ ऑथराइज्ड जो यूज़र्स हैं वही इसको बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करता है अपना IRNSS, इसमें 7 सैटेलाइट हैं, 4 जो हैं इस टाइप की 7 सैटेलाइट हैं, जैसे आप एक देख रहे हो ऐसी 7 सैटेलाइट हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और जो 3 हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। उनसे ये डेटा लेता है और फिर अपना जीपीएस देता है, ठीक है। ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ का है, बाकी कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हम गैलीलियो बोलते हैं, जिसमें 22 सैटेलाइट्स हैं अभी। यूएसए का है जो जीपीएस है, जिसमें 31 सैटेलाइट से डेटा आता है। रशिया का है क्या नाम है, ग्लोनास, ग्लोनास नाम है, जिसमें 24 सैटेलाइट्स का पूरा नेटवर्क है। और जो चाइना का है उसका नाम है बाइदोउ, जिसमें 35 सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया में कितने सैटेलाइट्स का है, 7 सैटेलाइट्स का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। अब उसके बाद अगले कंसेप्ट पे पढ़ते हैं, दैट इज़ अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये थोड़ा टफ कंसेप्ट है, क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ा समझ में भी नहीं आता है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, नहीं भी समझ में आया तो ऐसा मत सोचना कि यार आ नहीं रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। अब क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो फिजिक्स में कंसेप्ट होता है ना। आप हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो, दैट डील्स विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फोटॉन्स हो गए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जैसे आपका जो बिजली में होते हैं ना, जिससे करंट फ्लो करता है, बेसिक में पढ़ा होगा, 9th फिजिक्स, सॉरी 10th फिजिक्स, 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो करंट फ्लो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, फोटॉन्स अपनी लाइट में होते हैं ना, जो लाइट होती है उसमें ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। तो इनकी मैकेनिक्स से बेसिकली ये डील करता है, और इसी मैकेनिक्स को हमने अप्लाई किया है कंप्यूटिंग में, ठीक है, कंप्यूटिंग में। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। अब ये अब ध्यान रखना कि ये जो कंप्यूटिंग है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारे घर में लैपटॉप्स होते हैं या डेस्कटॉप होते हैं, वो एकदम अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। और जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है ना। इट्स लाइक कंपेयरिंग कैंडल विद अ बल्ब, है ना। तो बल्ब भी लाइट देता है, कैंडल भी लाइट देती है, बट बल्ब की जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम अलग है ना। तो आप ये समझ लो कि बल्ब जो है वो क्वांटम एनालॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बल्ब इस टाइप ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग थिंग, है ना। और ये जो कैंडल है दैट इज़ अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर, ठीक है। बट होता क्या है इसमें, है ना। तो होता क्या है, जैसे मान लो अब एग्जाम्पल की अगर मैं बताऊँ तो ये बेसिकली एक मिक्स स्टेट में डील करता है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास एक कॉइन है ना, मेरे पास एक कॉइन है, तो कॉइन के 2 साइड होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है ना। तो अगर मैं इस कॉइन को उछालता हूँ, अगर मैं इस कॉइन को टॉस करता हूँ, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, या तो टेल आएगा। मान लो ऐसा कोई मैं गेम बना दिया मैंने, है ना, एक टेड टॉक देख रहा था, उसी का ही एग्जाम्पल है ये। मान लो मैं एक ऐसा गेम बना देता हूँ, है ना, जिसमें अगर हेड आया तो जीत जाएगा, जिसका हेड आया वो जीत जाएगा, ठीक है। तो मैंने कॉइन उछाला, मान लो मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, है ना, मैं एक क्वांटम कंप्यूटर के साथ खेल रहा हूँ, लेट्स से मैं एक क्वांटम कंप्यूटर के साथ खेल रहा हूँ, है ना। अगर हेड जाए तो जो जिसका हेड जाए वो जीत गया, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं उछालूंगा तो मेरे में तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 से डील नहीं करता। 0 और 1 से मतलब मान लो हेड्स जो है उसका वैल्यू 0 है और जो टेल है उसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जब मैं उछालूंगा तो या तो मेरा हेड आएगा या तो मेरा 0 आएगा या तो मेरा टेल आएगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 0 और 1 दोनों एक साथ आ जा रहा है, बट क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा ही होता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर 2 स्टेट्स को एक साथ प्रोसेस करते हैं। मतलब कि एक ऐसा कॉइन आप समझ लो जिसमें एक साइड पे हेड्स भी लिखा हुआ है कुछ परसेंटेज पे और एक साइड पे टेल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो मैंने कॉइन उछाला और मेरा टेल्स आ गया, ठीक है, मेरा टेल्स आ गया। अब ये कंप्यूटर देख लेगा कि यार मेरा टेल्स आ गया, तो अब क्या करेगा, ये डेलिबरेटली अपना जो है वो हेड्स ले आएगा, तो ये जीत जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एफिशिएंसी, कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ये मिक्स्ड स्टेट में डील करता है। इट डील्स विद बोथ 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली, है ना। सिर्फ 0 और 1 से डील नहीं करता है एट अ टाइम, 0 और 1 को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है। तो इससे क्या होता है, वास्ट अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इससे सिक्योरिटी ब्रीचेस भी कम होंगे। आगे अगर टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ जहाँ पे ये क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ हो सकता है, इट कैन बी यूज टू बिल्ड सिक्योर साइबर सिस्टम्स एज वेल, ठीक है। मेरे को पता है आपके ऊपर से जा रहा होगा, है ना,
बट एक्चुअली कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ बेसिकली समथिंग जो सब एटॉमिक पार्टिकल से डील करता है और एक मिक्स्ड स्टेट से डील करता है ना। तो जैसे मैंने अब बहुत ही सिंपल तरीके से समझा पाया हेड्स और टेल्स में, है ना। तो हेड्स और टेल्स मान लो अगर एक कॉइन पे एक ही साइड पे हेड्स भी लिखा हुआ है और थोड़ा टेल्स भी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब 0 और 1 दोनों एक साथ हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसको कंप्यूटर्स के टर्म्स में थोड़ा समझते हैं। तो जो हमारे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस करते हैं वो बिट्स में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि यार मेरा कंप्यूटर 32 बिट का है, कोई बोलता है मेरा 64 बिट है ना। तो ये बिट क्या होता है? बिट इज़ बेसिकली ज़ीरोज़ एंड वंस, जिसमें कंप्यूटर जो है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में कंप्यूटर, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं। तो एक टाइम पे या तो ये 0 को प्रोसेस करता है या तो एक टाइम पे ये 1 को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेसिकली बिट्स। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये क्यूबिट्स को यूज़ करते हैं। क्यूबिट्स क्या है? कुछ भी नहीं है, फैंसी नाम रख दिया है, क्यू यू फॉर क्वांटम और बिट्स फॉर नॉर्मल बिट्स, प्रोसेसिंग बिट्स जो होते हैं। तो क्वांटम प्लस बिट्स इज क्यूबिट्स। अब क्यूबिट्स में क्या होता है? ये बेसिकली वही इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन से डील करते हैं। इसमें क्या होता है? 0 और जो 1 है वो उसका सुपर इम्पोजिशन हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे ये 0 से ही डील करेगा या 1 से ही डील करेगा। इसमें ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो जाता है कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है इसमें, है ना। तो इस बस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है ना। बस यही आपको याद रखना है। इट इज़ एन एरिया दैट हाउसेज द क्यूबिट्स ट्रांसफरिंग सिग्नल्स टू क्यूबिट्स। यही सब है। टिपिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, while a bit represents a stream of electrical optical pulses representing ones and zeros। तो जो मैंने नॉर्मल चीज़ में समझाया ना वही है, ये थोड़ा टफ और टफ लैंग्वेज में लिखा है। ऑलरेडी वैसे ये टफ कंसेप्ट है, उसको और टफ में लिखा हुआ है ना। तो क्यूबिट्स आपको समझ में आ गया। जैसे बिट्स होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर में, वैसे क्यूबिट्स होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो इस टाइप का देखो स्टेट होता है। जैसे ये क्वांटम स्टेट, इस टाइप का एक क्वांटम स्टेट होता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है या फोटोन है, तो ये इसका ये नॉर्मल स्टेट है। मतलब ये स्टेट है कोई पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट है ना। जब ये इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो इसका क्वांटम स्टेट डिस्टर्ब होता है और ये फिर इस टाइप का आ जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं है। ये दिस इज़ लाइक अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर। हमको इस क्वांटम स्टेट में पार्टिकल्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। और ये ना हमेशा चेंज होता रहता है। ये जो स्टेट है किसी भी क्यूबिट का वो चेंज होता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना कि क्यूबिट जो होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, इसका स्टेट चेंज होता रहता है, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वांटम टर्म्स की हम बात कर लेते हैं। पहला है सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन मतलब क्या होता है कि जैसे वही मैंने बताया ना, सुपर पोजिशन जैसे ज़ीरो, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर 0 और 1 को एक बार में एक ही प्रोसेस कर सकता है, पर ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये सुपर इम्पोज करके दोनों को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, है ना। जो ये स्टेट्स आपको दिख रहे हैं ना, इनका पूरा का कॉम्बिनेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। डीकोहेरेंस एक दूसरा टर्म है इसमें। डीकोहेरेंस का मतलब क्या होता है? डीकोहेरेंस इज बेसिकली जब ये कोई अपना पार्टिकल है, क्यूबिट जो है, वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और अपना जो स्टेट है उसको लूज कर देता है, तो उसको हम बोल देते हैं डीकोहेरेंस, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ क्यूबिट्स विद देयर इन्वायरमेंट इन वेज दैट कैन कॉज देयर क्वांटम बिहेवियर टू डीके एंड अल्टीमेटली डिसअपियर, है ना। तो ये जो क्वांटम स्टेट है, ये इसका क्वांटम स्टेट बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने पे डीके हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डीकोहेरेंस, ठीक है। एंड द क्वांटम स्टेट इज एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, मतलब बहुत जल्दी अपना स्टेट ये लूज कर देता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डीकोहेरेंस। दूसरा है क्वांटम सुपरमेसी। सुपरमेसी मतलब कोई चीज़ बहुत सुप्रीम हो, है ना। तो जैसे आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो लास्ट ईयर गूगल ने बोला था कि हमने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है साइका मोर करके, है ना। साइका मोर करके, जिसकी उन्होंने ये क्लेम किया था कि इसने एक ऐसा कैलकुलेशन कर लिया है कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स में, 120 सेकंड टाइप में कर दिया है, जो कि ट्रेडिशनल जो बेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में वो 10,000 साल लेता है उसको करने के लिए, वो हमने सेकंड्स में कर दिया है, ठीक है। तो दैट इज़ अ पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग कि इतना ईज और फास्ट कर सकता है ये प्रोसेस को, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ ली और अब हम करते हैं उन कंसेप्ट को अप्लाई। +2 -0.66, लेट्स सी हु स्कोर्स द बेस्ट। चलो जस्ट अ मिनट। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनसाइट्स मिशन, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है? इट इज़ अ फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू लुकिंग डीप बीनीथ द मार्शियन सरफेस। तो येस इट इज़ करेक्ट, है ना। ये जो सरफेस है उसके एकदम नीचे उसको स्टडी करने के लिए ये इनसाइट्स मिशन है। इनसाइट्स का मतलब ही यही होता है, अंदर का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया है ना। हमने नहीं, मतलब नासा ने लॉन्च किया है। तो नाम से ही देख लिया करो कभी कभी ना, इनसाइट्स है, डीप बीनीथ है ना, ये दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं तो ये सही होगा।
दूसरा क्या है, इनसाइड मिशन इज अ पार्ट ऑफ नासाज डिस्कवरी प्रोग्राम, यस बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ, तो क्या हो गया सी आंसर, इसका क्या आंसर हो गया सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अबाउट रीविल और सोदिनोकीबी। रिसेंटली मैंशनड इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, जो री ईविल है, आर ईविल, ये किससे रिलेटेड है, पहला है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा है क्रिप्टो करेंसी और चौथा है रैंसमवेयर। तो हमने देखा था इट इज़ रिलेटेड टू रैंसमवेयर, इट इज़ अ, है ना, रैंसमवेयर जिसमें आपसे फिरौती मांगी जाती है ना, तो दैट इज आंसर इज फोर्थ। उसके बाद ये कुछ नेविगेशन सिस्टम्स हैं और ये कंट्री एसोसिएटेड हैं, यू हैव टू मैच ईच वन ऑफ इट, है ना। तो पहला देखते हैं व्हाट इज, पहला का क्या है, नाविक, नाविक और IRNSS किसका है, इंडिया का है ना, तो पहले का क्या हो गया, बी हो गया, है ना, पहले का बी हो गया, करेक्ट। उसके बाद दूसरा गैलीलियो, गैलीलियो किसका था, गैलीलियो इज वॉज फॉर यूरोपियन यूनियन, है ना, तो 2 का हो गया ई। उसके बाद ग्लोनास, ग्लोनास किसका था, रशिया का था, हमने देखा था, है ना, तो ग्लोनास रशिया का था, 3 का ए हो गया। GPS किसका था, GPS इज ऑफ US, है ना, तो US का हो गया, ठीक है। उसके बाद बायद्यू किसका हो गया, बचा चाइना, तो BEACD, BEACD किसका है, सी, तो आंसर इज सी, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग कैन परफॉर्म टास्क विच आर नॉर्मली नॉट पॉसिबल इवन विद सुपर कंप्यूटर्स, तो येस इट इज़ करेक्ट, हमने देखा था वो साइका मोर ने कैसे सेकंड्स में कर दिया था, जो कि सुपर कंप्यूटर्स के लिए 10,000 साल लग रहे थे, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना, तो इट इज़ ये एप्लीकेशन है इसका। दूसरा क्या बोल रहा है, दे यूज क्यूबिट्स विच कैन होल्ड अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स इंस्टेड ऑफ बिट्स विच कैन होल्ड ओनली अ पोजिशन ऑफ 0 और 1 एट अ टाइम। तो ये भी मैंने आपको एक्सटेंसिवली बताया था कि ये 0 और 1 एक ही बार में इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, बिट्स जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, जबकि जो क्यूबिट्स होते हैं वो सुपर इम्पोज स्टेट्स में भी, मतलब ये दे बेसिकली वर्क विद सुपर इम्पोजिशन ऑफ स्टेट्स, तो इसीलिए इनका एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है। आंसर क्या हो गया, सी हो गया, राइट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, एंड अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना हमें कि क्या आप चाहते हो हम इनकॉर्पोरेट करें अपने लेक्चर्स में, क्या लेक्चर्स फास्ट चल रहे हैं या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और इम्प्रूव होनी चाहिए, या बहुत टफ क्वेश्चंस मतलब सेट कर रहे हैं ना, वो भी बता सकते हो। सो प्लीज़ डू गिव फीडबैक्स, एंड for more such courses you can log on to www.thelemonway.com, and we would also like you to leave us a review so that we can grow further and help you even more. And our YouTube already has over 390 plus videos to study from, so please make use of that and recommend these lectures along by studying with you also, right? So please recommend the lectures and also study hard, right? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।